भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल क्या क्या वो पढ़ लो। भौतिक अभिक्रिया, ये जो मैं आपको बता रहा हूं पेपर में आएगा, निम्न में से कौन सी एक भौतिक अभिक्रिया है। 4 उदाहरण लिखे होंगे, आपको पहचान करना होगा कौन सा भौतिक है। या ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि निम्न में से कौन सी एक भौतिक अभिक्रिया नहीं है, तो फिर 3 तो आपके पास लिखी होगी रासायनिक, है ना, या एक रासायनिक लिखी होगी, 3 भौतिक लिखी होगी, आपको पहचान करनी होगी। भौतिक का तरीका क्या है, कल अच्छे से बताया था, कुछ भी नया उत्पाद नहीं बनता है या नहीं बनेगा। अब इसमें देखो, पहला एग्जांपल तो पानी का है। मैं बोलूं जल का वाष्पन, पानी है, भाप बन गई, जिंदगी भर भाप रहेगी क्या ना। आप पानी गर्म करना बंद कर दो, भाप ठंडी हो जाएगी, वापस क्या बन जाएगा, पानी से भाप, भाप से वापस पानी बन रहा है, कोई परिवर्तन आया ना, तो भौतिक है। मैं बोल दूं बर्फ का पिघलना, बर्फ है, पिघल कर पानी बन गई, तो जिंदगी में वापस बर्फ नहीं बन सकती, क्या बन सकती है, वापस ठंडा कर दो फिर बर्फ बन जाए। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, क्या परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है। मैं बोल दूं बर्फ जल का गलन बोल दूं, पिघलना बोल दूं, गलन बोल दूं, वाष्पन बोल दूं, या मैं उबलना बोल दूं। गलन तो हो ही गया, मैं क्वथन बोलूं, क्वथन का मतलब होता है उबलना। किसी को याद नहीं रहता, कोष्टक में लिख सकते उबलना, नाम आपने पढ़े होंगे, गलनाक बिंदु, क्वथनाक बिंदु, हिमाक बिंदु, ठीक है। मैं बोलूं कागज का फटना, कागज का फटना, कागज था फट गया, अभी तो कागज ये, अब कौन सा प्लास्टिक बन गया, पहले कागज था अभी कागज ये, क्या परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, पहले कागज था अभी कागज ये। मैं बोलूं फलों का कटना, बिल्कुल फलों का कटना, लकड़ी का कटना, पेड़ों का कटना, पेड़ों का कटना, लकड़ी कटना, लकड़ी सी कट गई, अभी लकड़ी है बस टुकड़े हो गए, तो लकड़ी पहले कार्बन था अभी कार्बन ही। मैं आपको बोल दूं मोम का पिघलना, मोम था, आप गर्म करोगे पिघल जाएगा, तो गर्म करना बंद कर दो, कोई जरूरत थोड़ी है गर्म करना बंद कर दो, वापस मोम बन जाए। घी है जमा हुआ, घी का गर्म होना। मैं बोल दूं दूध का गर्म होना, कौन सी बिक्री है, दूध है, आपने गर्म कर दिया, क्या जिंदगी में ठंडा नहीं होगा, वापस ठंडा होगा। तो ठंडे दूध को वापस गर्म नहीं कर सकते, ठंडे दूध को गर्म भी कर सकते हो, गर्म को ठंडा भी कर, क्या परिवर्तन है, पहले भी दूध था अभी दूध ही है, बस थोड़ा सा जल का वाष्पीकरण गाढ़ा हो जाएगा, जितना ज्यादा गर्म करते जाओगे और दूध गाढ़ा हो जाएगा। कढ़ाई वाला आता है ना दूध लेते हो आप, कढ़ाई वाला दूध आता है ना, होटल वगैरह कहते कढ़ाई और दूध पी गया, वो क्या करते हैं उबालते हैं, उसके अंदर जल का वाष्पीकरण होता जाएगा, पर वो कच्चा है, वो भी दूध ही है, वो भी दूध ही है, शर्करा दोनों में लैक्टोज ही है, तो क्या परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, पहले दूध था अभी दूध ही है। दूध का गर्म होना। मैं बोल दूं धातुओं का गर्म होना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है क्या रासायनिक है, भौतिक है। लोहा है, आप गर्म करो लाल हो जाएगा, और गर्म करो ज्यादा टेम्परेचर दो, लोहा द्रव बन जाएगा, पानी की तरह बहने लग जाए, तो गर्म करना बंद कर दो, वापस जम जाएगा, लोहा था लोहा ही है। तो धातुओं का गर्म होना, धातुओं का गर्म होना, ये क्या है, भौतिक है। मैं आपको बोलूं नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, आपके पास एक गिलास के अंदर या एक जग के अंदर पानी है, उसमें आप 4-5 चम्मच है ना नमक डाल दो, एक मुट्ठी नमक डाल दो मान लो, उसको घोल दो, पानी में घुल गया, अब ये बन गया नमक का जलीय विलयन। क्या आपका नमक खत्म हो गया, आप उस विलयन को गर्म करो, पानी आपका भाप बन के उड़ जाएगा, नमक आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। तो पहले पानी में नमक था, नमक वापस मिल गया, क्या कोई परिवर्तन नहीं आया। समुद्री जल है उसमें नमक होता ही है ना, तो खेतों में क्यारियां भरते हैं, नमक कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है वाष्पीकरण से, खेतों में क्यारियां भर देंगे पानी की, सूर्य का ताप आएगा, उस क्यारी पे पड़ेगा, खेत पे जल का तो हो जाएगा वाष्पीकरण, और समुद्र सांबर झील का पानी जो नमक है वो नीचे बच जाएगा,
तो पानी के अंदर नमक पहले भी था, दिख नहीं रहा था, तो नमक का जलीय विलीन का मतलब क्या है? कोई नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, नमक वापस मिल जाएगा आपको। मैं बोल दूं चीनी की चाशनी वायुमंडल में, वाष्प मीनिंग नमक का जलीय विलीन बोला है। नमक मेन नमक। अब ऐसा नहीं है कि सर पानी तो भाप बन के उड़ गया, तो पानी उड़ तो गया, खत्म थोड़ी हुआ है। पानी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सपोज करो आप कहोगे सर पानी भाप बन के उड़ गया, उसको कैसे लाएंगे? नमक तो ले आए। पानी के अंदर क्या H2O, पानी वाष्पीकृत हुआ, तो ब्रह्मांड के किसी कोने में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, वो खत्म थोड़ी हुई है। हमें नहीं मिल रही, भाप बन के उड़ गई, तो ब्रह्मांड के किसी कोने में है। जल में क्या थी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हमें नहीं दिख रही, बात अलग है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पानी में अभी भी है। लकड़ी का तो जलना बोल दो, राख बन गई। अब राख से वापस आपको लकड़ी नहीं मिलेगी। राख के घटक अलग है, लकड़ी का सिर्फ एक ही कार्बन है। अब आप बोलोगे फिर वो कार्बन वो तो वापस नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उसके अंदर से भाप बन के उड़ चुकी है, ये फर्क है। अब मैं इसे एक और बोलूं, चीनी की चाशनी। चीनी की चाशनी, चीनी है या मीठा है कुछ भी, चीनी को आपने पानी के अंदर घोल लिया, बिल्कुल घोल बन गया, आपको पानी के अंदर चीनी नहीं मिल रही। अब आप बोलोगे मेरी चीनी तो खत्म होगी, बिल्कुल नहीं हुई। आप पानी को गर्म करो, पानी भाप बन के उड़ेगा, चीनी आपको वापस मिलेगी। ये हम काम करते भी है, दैनिक जीवन का उदाहरण बता रहा हूं। विवाह शादियों में गांव में मिठाई लेके आते हैं, रसगुल्ले लेके आते हैं, उसके साथ चाशनी भी आती है। 2-3 पिंपे 4 पिंपा अपना बच नहीं गांव में चाशनी का। फिर गांव में एक काम हुआ, नाइन बुला ले, खाने वाला मीठा पदार्थ के चीनी बना दे इसकी, है ना, टाबर खावा के। क्योंकि विवाह शादी के बाद गांव में क्या होता है, 2, 4, 5, 7 दिन तक विवाह होने के बाद में घर में लोग रह जाते हैं, कई आए ढवानी काम समाज है, और 5-7 दिन तक घरे रहे भी। तो वो क्या करेगा, जिसको आप नाई बोलते तो बनाएगा, वो क्या करेगा, भट्टी में कढ़ाई के अंदर वो डालेगा सारा रस, उसमें स्वाद बनाने कुछ ऊपर से आइटम डाल देगा, जैसे आप कहोगे ये डाल दे, गुलकंद डाल दे, वो डाल देगा, फिर उसको घुमाता है। अब वो गर्म होती रहेगी, उबलती रहेगी, उबलती रहेगी, उबलती रहेगी, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। जो आप रसगुल्ले के साथ जो रस लेके आए थे ना, उसमें जो चीनी थी, वही चीनी आपको सूखी निकाल के वापस देता है। वो उसको बच्चे वगैरह खाते रहते हैं विवाह के बाद में भी। हो गया चीनी की चाशनी है, तो वो क्या खत्म होगी क्या चीनी? ना, वापस मिली है, भौतिक परिवर्तन है। मैं बोल दूं बालू और रेत का, बालू बालू बोल दो या रेत बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। रेत बोल दो या बालू बोल दो। मैं बोलूं बालू तथा जल का मिश्रण, नहीं मिश्रण नहीं बोलोगे, विलयन बोलोगे। कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक है। पानी के अंदर रेत घुला हुआ, रेत अलग दिखेगा। पानी गति करता रहेगा तो रेत पानी के अंदर घुली हुई मिलेगी। आप उसको बिल्कुल हिलाओ मत, कांस्टेंट छोड़ दो, स्थिर, पानी बिल्कुल छन के ऊपर दिखेगा, रेत पेंदे में पड़ी दिखेगी अलग से। तो वो पानी के अंदर मिक्स होगी, क्या ना रेत थी, अब क्या है, तो रेत है, बस पानी के अंदर है, बस बात इतना ही है। पानी पानी है, रेत रेत है, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसे में आपको बोल दूं नौसादर, नौसादर आती है, देखी होगी, फॉर्मूला याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl होता है। NH4 का मतलब है अमोनियम, Cl का मतलब क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। नौसादर नहीं देखी, गांव में देते हैं भैंस को, सफेद रंग की इतनी बड़ी सी गोली सी आती है, इतनी मोटी गोली, भैंस चरनो बंद कर देनी, पाचन खराब हो जाए, पेड़ा में घाल के गोल गोल करके भैंस ना देख रहे, सुनी होगी? अब नहीं सुनी है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं, भैंस नहीं देख रहे, भगवान संतोदेवा को नहीं, ठीक है। देख लेना, परचून वाली दुकान में नौसादर गोली आती इतनी बड़ी, इतनी बड़ी गोली होगी, बीच में से लाइन सी लगी होती है, सफेद चौक के जैसी होती है, बिल्कुल डेटो कॉपी, यूं करोगे बुरबुरी ऊपर से परत निकलेगी। नौसादर पाचन तंत्र काम आती है, पशुओं के पाचन तंत्र में, ठीक है, थे कौन कहानी। तो नौसादर होती है ना, उसका होता है उदरवापातन, पेपर में आता है नौसादन का उदरवापातन। कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक है। अब आप समझो उदरवापातन क्या होता है। उदरवापातन एक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? यदि किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो वो क्या बनना चाहिए? द्रव बनना चाहिए। जैसे बर्फ है, उसको आप गर्म करोगे तो पहले पानी बनेगा, उसके बाद ही भाप बनेगी। किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करोगे तो पहली बात तो पिघलेगा। घी है, गर्म करोगे तो पिघलेगा ही। मोम है, गर्म करोगे तो पिघलेगा ही। पर यह एक ऐसी अभिक्रिया, ठोस को आप गर्म करोगे ना, पिघलेगा नहीं, सीधा भाप बन के उड़ जाएगा, सीधा गैस बन जाएगा।
ये होता है उदरवापतन। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए, या लिख देता हूं गर्म, अरे वह बिना पिघले सीधा गैसीय अवस्था धारण कर ले, सीधा भाप बन के उड़ जाएगा। कपूर ऐसे ही होता है। कपूर की गोलियां आती है, 1 रुपए की टिक्की आती है, होम वगैरह होता है, वाद शादी होता है ना, कपूर का आप जलाते हो, भाप बन के उड़ता है, ठोस सीधा भाप ही बनाए। ऐसे नौसादर को आप डाल लो किसी बर्तन में, 10-12 गोलियां डाल लो, गर्म करो, पिघलेगी नहीं बर्तन में, सारी भाप बन के उड़ जाएगी। तो यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए और वह बिना पिघले गैसीय अवस्था धारण कर ले, ऊर्ध्वापातन विधि कहलाती है। ये ऊर्ध्वापातन विधि है। तो आप बोलोगे फिर ये कौन सा भौतिक परिवर्तन हुआ? आप एक बर्तन में डाल के नौसादर को गर्म करना, ऐसा कि बर्तन पड़ा आपके पास, ये कोई कॉनिकल फ्लास्क है, कुछ भी है, बर्तन है कोई भी, इसमें नौसादर की गोलियां पड़ी ऐसी, आप इसको गर्म करो। आप गर्म करोगे ना, थोड़ा सा ऊपर आप कोई प्लेट वगैरह या कोई प्लास्टिक डाल देना इसके ऊपर, ऐसे कर जा, भाप आ रही है, यहां बर्तन में बोल रहा है ना, ऊपर कर देना, जो भाप जाएगी ना, आप ऐसे प्लास्टिक को रखना या कोई प्लेट वगैरह रखना, ऐसे उल्टा कर रखना, भाप को उड़ने मत देना। जब ये सारा भाप बन के उड़ जाए ना, फिर आप प्लेट को घुमाना, थोड़ा सा वायु में करना, आपको छोटे छोटे दाने है ना नौसादर के, इस बर्तन पे वापस मिल जाएंगे। जैसे मोम मिलता है, मोमबत्ती में मोम पिघलता है ना, जब तक आग के पिघल के नीचे आ रहा है ना, वो ठोस से सीधा द्रव के नीचे आ रहा है, मोम से वो मोम बन रहा है। जैसे मोम से वापस मोम बन जाता है गर्म करने पे, ऐसे नौसादर से वापस नौसादर मिल जाएगी, दाने मिलेंगे छोटे छोटे। ऐसा नहीं कि सर मैं आधा किलो नौसादर को गर्म करूं तो आधा किलो वापस मिल जाएगी, सारी नहीं मिलेगी, 150 ग्राम 100 ग्राम के आसपास आपको नौसादर वापस मिल जाएगी वाष्प से। तो देखो नौसादर से वापस नौसादर प्राप्त हो रही है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नौसादर का ऊर्ध्वापातन। तो ये भी कौन सी है? भौतिक। क्या इनमें से किसी में कुछ नया बन रहा है? सब भौतिक है। मैं बोल दूं सेब का कटना, सेब था कट गया, अभी सेब ही है, सेब का कटना भौतिक है। और अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, कटे हुए सेब का लाल भूरा होना, अब रासायनिक है, अब रासायनिक है। कारण सेब के अंदर आयरन है, कटा हुआ सेब आपने वायुमंडल में छोड़ा तो सेब में जो लोहा था उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली, वो सेब पर जंग लग गया, वो लाल भूरा दिख रहा है ना, वो जंग है, जंग संक्षारण है, वो काट है। बागड़ी में लो पर काट लग गयो, वो काट है, वो सेब नहीं खाना चाहिए, वो काट के फेंक दो, वो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, बिस्किट वगैरह होता है, आप खुला छोड़ थोड़ा सा गीला हो जाता है, ये ऑक्सीकरण है, खराब हो गया है ना। ये आप तेलीय खाद्य पदार्थ लेके आते हो, अचार वगैरह पड़ा होता है आप लेके आते हो, थोड़ा सा हाथ वगैरह आप लगाओ, घर पे कहते हैं इसमें चम्मच नहीं डालना, फफूंद बन जाती है, कवक जाल लग जाता है, अचार खराब है, बंसन लग जाए, ऑक्सीकरण है। ऐसे आप तेलीय खाद्य पदार्थ लेके आते हो, ये जो कुरकुरे वगैरह है ना, ये भी आप बाहर छोड़ दो पैकेट खोल के, गीले हो जाएंगे, खराब हो गए। तो ये सब कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक के अंदर आती है। पर मैंने यहां पर सेब का कटना बोला है, मैंने सेब का लाल भूरा होना नहीं बोला। तो सेब था कट गया, अब भी सेब ही है, ये थोड़ी अंगूर बन गया, ऐसा तो नहीं है ना, तो भौतिक है। कटे हुए सेब का लाल भूरा होना रासायनिक है। जो लाल भूरा हो गया उतना आपको काट के फेंक देना चाहिए, वो खराब हो गया, उससे वापस शुद्ध सेब प्राप्त नहीं कर सकते। वो बात अलग है, कई को मानस उसको भी चेप जाते हैं कि वो ठीक है लाल लाल हो रहा है, इन्हें लिया मेरे खा जाते हैं। बिस्किट है ना, गीले वगैरह हो जाते हैं, ऑक्सीकरण बहुत बार एग्जांपल दिए मैंने, है ना, कमरे में पड़े आपने खुले छोड़ दिए, जैसे कई लालची 5 रुपए पैकेट हो, 3 बार चलावा है, प्लेट के होले सिगरेट छोड़ दिया कि 3 बच्चे बाद में खाओ, वो गिले हो गए। तो बाद में कई कमांड, अब गर्मी का सीजन है, बाहर रख जाए धूप में, तावड़े में छत पर छोड़ जा, अब उसके अंदर वाष्पीकरण हो जल का, वो ऐसे अजीब प्रकार के बांका सोचे कोच जा सही, फिर कहते देख आकरा हो गया नहीं, अब ले चाक को लो, अब खावांगा, वो ऑक्सीकरण हो गया, खराब है वो सब बेकार। तो देखो ऐसे एग्जाम्पल आए तो क्या बोलोगे? अब उदाहरण बहुत है, आप शाम तक पढ़ते जाओ भले, बहुत है, पर आपको ये देखना इनमें से किसी में कुछ नया बन रहा है क्या? नया नहीं बन रहा तो क्या होगा? भौतिक। उदाहरण है ये भौतिक के, उतारो फटाफट, नोट कर लिए? चलो अब देखो भौतिक अभिक्रिया कोई टाइप नहीं है। अब इसमें मैं अंतर बताऊं आपको, मैंने अभी बोला ना मोम का पिघलना, अब यहां पे मैं मोमबत्ती का पिघलना बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मोमबत्ती है, पिघल गई तो मोम ही है, अंदर धागा था, वो धागा तो पड़ा ही है, क्या प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, पहले धागा था अब भी धागा ही है, मोम था अब भी मोम ही है। पर यही मैं बोल दूं मोमबत्ती का जलना, एक चीज का रट्टा मार लो, जहां पर नाम जलना आ गया ना,
वो पक्का रासायनिक होगी, क्योंकि जली हुई कोई भी चीज है ना उससे शुद्ध अपने वापस प्राप्त। जलना नाम जहां भी आगा, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, सल्फर का जलना, कोयला का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, जहां नाम जलना आ गया वहां पक्का रासायनिक है। अब मैं बोल दूं दूध का फटना, तो दूध फटकर दही बन जाएगी, दही से वापस दूध आ सकता है क्या? रासायनिक है। मैं बोल दूं धातुओं का गर्म होना, धातु थी गर्म कर दी, लाल हो गया लोहा, जैसे लोहार के पास होता है कूट कूट के करता है वो, उसको शेप देता है अलग। अब मैं बोल दूं धातुओं पर जंग लगना, धातु थी उस पर जंग लग गया, जंग लगे हुए धातु से शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाएगा, वो रासायनिक है। फल थे, या मैंने फलों का कटना बोला है, यही मैं कटना बोल के पकना लिख दूं, फलों का पकना बोल दूं, फलों का पकना, केरी से आम बनना, केरी थी आम बन गया, आम से वापस केरी आ सकती है क्या? केरी अलग चीज, आम अलग चीज। अब मुझे आप एक बात बताओ, पेड़ पौधों में वृद्धि होना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक है। मैंने बोला पेड़ पौधों में वृद्धि होना, पेड़ के अंदर पहले भी सेल्यूलोज था, अब भी सेल्यूलोज है, सिर्फ उसकी आकृति आकार बदल रहा है। नीम को पेड़ है तो पहले मान लो छोटा पौधा है, 5 साल बाद में यहां तो कौन, मैं तो नीम गए किकर कटू आ गयो, ऐसा तो नहीं नीम ही रहेगा। तो रासायनिक संगठक बदलेगा नहीं, आकृति आकार में परिवर्तन आ रहा है। अब ऐसे तो आप बोल दोगे कि कांच जो था उसका टूटना, कांच की स्लेब थी आपके पास 10 बाई 10 की, 10 फीट चौड़ी थी, 10 फीट लंबी थी, उसको तोड़ दिया तो आप रासायनिक थोड़ी बोलोगे, टुकड़े हो गए। तो छोटे पेड़ से बड़ा हो रहा है, बबुल का पेड़ है बबुल ही रहेगा, नीम का पेड़ है नीम ही रहेगा, आम का पेड़ है तो आम ही रहेगा। बागवानी की आपने नींबू की, तो नींबू का पेड़ बढ़ रहा है तो नींबू का ही है, कोई परिवर्तन आया क्या? ऐसे समझना, एग्जाम्पल बहुत है दैनिक जीवन के, एक और लिख लो चलो। पेड़ों की वृद्धि होना या पेड़ पौधों में वृद्धि होना। देखो उदाहरण में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यह देखना है कुछ नया बन रहा है क्या, पेड़ पौधों में वृद्धि हो रही, कुछ नया बन रहा है क्या? यही मैं बोल दूं फलों का कटना पकना, ये कागज का फटना था, यहां जलना बोल दूं, कागज थी जलकर राख बन जाएगी, राख से वापस कागज नहीं आ सकता, तो रासायनिक है। शब्दों पे ध्यान देना है। पानी के संबंध में कुछ भी आ जाए ध्यान रखना, पक्का भौतिक होगा। जल का गलन, जल का वाष्पन, जल का कथन, है ना, बर्फ का गलन, बर्फ का पिघलना, ऐसे कुछ भी शब्द आए पक्का पानी के संबंध में सब भौतिक हो गए। ये है भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण, लगभग जो जितने बनते हैं ना मेन मैंने सारे बता ही दिए आपको, ठीक है। रफ कर दूं इसको, मैं बोल दूं चीनी और दाल का मिश्रण कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक है। चीनी है, उसमें आपने दाल मिला दी, मिक्स हो गए, मिश्रण बना है, चीनी चीनी है, दाल दाल, ये साफ दिख तो रही है सामने की ये चीनी है, ये दाल है। क्या दोबारा उस मिश्रण में छांट छांट कर चीनी दाल वापस नहीं ला सकते? तो क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं, भौतिक है, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया के कोई टाइप नहीं है, बस सिर्फ उदाहरण आएंगे, यहां से एक ही क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऐसे नाम मिले तो आप टिक कर देना ये भौतिक है। भौतिक कोई टाइप है नहीं है, मावा नहीं, रासायनिक है। दूध से दही बनना, अब आप बोल दो गुरुजी दूध छा बनाओ तो पतली छा, जाडी दही, थोड़ी सी पतली दही, कम जमेड़ी दही, ज्यादा जमेड़ी दही, वह नाम दही है। अब दूध है वो आपने एक बार जमाया, उससे दही बन गई, दही जमे चाहे ना जमे, दोबारा उस दही से ये थोड़ी बोलोगे कि दही तो बनी कौन सा बना ले ना, ऐसा हो सकता है क्या? वो फट गया, अब वो गया, अब नहीं जमा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उचित तापमान नहीं मिला तो दही नहीं जमी। अब दूध है फट गया तो फट गया, अब ये बोलो थोड़ी दूध फाट गयो तो ऐसे थोड़ी बोलो कितो फाट गयो, आगू यहाँ कहोगे बाबा फाट गयो, अब फट गया तो फट गया, उसमें थोड़ा बहुत थोड़ी है, फट गया वो काम खत्म है। ऐसे था हमारे साथ एक बंदा था, बहुत मतलब इंटेलिजेंट था, जब हम +2 में रहते ना हॉस्टल में, तो था एक बंदा, ये मेरे याद आ गया बात, दूध फट गया था एक बार, हम रहते थे रूम के अंदर, तो उसको बोला वो दूध तो फाट गयो, तो सामने वो बंदा मतलब थोड़ा बोले स्वभाव का था, वो नाई थे, तो उन्होंने कहा कि कितों फाट गयो, फिर वो पछ देख गए जागे के कमरा मार फिर कहे बाबा ही फाट गयो। ऐसा था, ये रियलिटी है, अजय नाम था उसका, वो बात मेरे को याद आ गई, उसने पूछा था इसलिए। अब फाट गयो तो फाट गयो, बाँ फाट गयो, थोड़ो सो फाटे, बोलो फाटे, इनके मतलब फाट गयो वो फाट गयो,
तो ऐसे होता है, तो फट गया तो क्या, इधर देखो है भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग था, खींचा आपने, सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ी है। स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग था खिंच गया, लेंथ बढ़ी है, छोड़ दो वापस वैसे ही आएगा। गोली मारना, गोली है मार दी ना, थोड़ी बंदे गोली मार के गोली मारी तन किया लागियो, मेरी गोली पाछी दे 120 रुपया की है, अब तू घर चार जीव तो ही है, ऐसा होगा क्या? तो फिर गोली का लगना रासायनिक है, काम खत्म है। टायर का पटना रासायनिक है, फट गया उसे दोबारा थोड़ी बना लोगे उसको, टायर के अंदर ट्यूब है। हवा, हवा की बात कर रहा हूं सिर्फ, टायर का या ट्यूब का फटना तो भौतिक ही है, फट गया अभी टायर ही है, पर जो एयर थी वो बाहर निकल गई। अब उस फटी हुई ट्यूब से दोबारा तुम लोग शुद्ध काम नहीं प्राप्त कर सकते, ये बात है। हवा के संबंध में अलग है, बाकी टायर ट्यूब का फटना भौतिक है, टायर था फट गया अभी टायर ही है, ठीक है। इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन पहली बार पेपर में आएंगे नहीं, इसलिए तुम लोग दिमाग मत लगाओ। 2 नंबर लिखो, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं आपसे पूछूं सांस लेना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक नहीं है, रासायनिक है। आपने सांस लिया तो आपने ऑक्सीजन ली, वापस ऑक्सीजन छोड़ी, क्या CO2 छोड़ी, कुछ नया बना, बिल्कुल बना, ली तो ऑक्सीजन छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, तो रासायनिक है। भोजन का पचना बोल दूं, भौतिक कौन बोले? ऐसे है कि आप तो रसगुल्ले खा के आएगा, है ना, खाना खा लिया, आलू प्याज की सब्जी खाई, रसगुल्ले खा लिए, मैंने बोला भोजन का पचना, फिर पचने के बाद बोलेगा कि शुद्ध रसगुल्ले ले ले। क्या क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मलमूत्री बनेगा प्राणियों, खाए रसगुल्ले, वापस रसगुल्ले निकल जाएंगे क्या? तो मूर्ख हो। ठीक हो डेफिनेशन। जब तो कई बंदा कह नहीं गुजरिश तो कोई का तरीको नहीं है कि तू अगला देख दे डोल के हिसाब उतर है, तो इन दे के छोरी नाश करनी है, इसे दुनिया के रोड पर रोप दे, दोनों रंग लगा दे पर लगा के लिख दे 35 किलोमीटर गंगानगर, रोप दे रोड पर, जन को नहीं वैसा रिश्ता, डोड़ ही कौन रो। ऐसी अभिक्रिया, इधर देखो, भौतिक है, बहुत कमाल कर रहे हो यार तुम लोग भी। टाबर कौन है? अबे टाबर क्या हुए? अबे 2-3 साल बाद मैंने बुजुर्गा में गिनती आन लाजी, अरे एक रान है जनगणना है, बस जनगणना होने भी गिनती आ जाएंगी भाई, इतना कुमार सो रहा धरती पर आज, और कोई काम को नहीं आंगो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, इधर ध्यान दो, सदैव ये बात ध्यान रखना, नया बनना चाहिए, सदैव एक नया उत्पाद बने। एक तो बनेगा ही बनेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे लकड़ी जली है तो राख तो है ही है, प्लस में धुआं भी है। मिट्टी से कांच, मिट्टी से कांच मतलब मिट्टी से कांच कहां बनता है? वैसे नहीं, वो तो उस प्रयोग में काम आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। मिट्टी होती सिलिका, ये SiO2, इसको कहते हैं बालू, मिट्टी या रेत। इससे जो कांच बना रहा है ना, वो हीरे की क्वालिटी है, जो मैंने लिखवाई थी। ये मिट्टी से कांच नहीं बनता, मिट्टी को और कार्बन को जलाने से बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड। ये होता है रेडीमेड डायमंड, कृत्रिम हीरा, हीरे में पढ़ाया तो था। वो अतिशीत द्रव होता है ऑक्सीजन से, वो अलग है, ये पढ़ाया था मैंने, आपको याद करो। कृत्रिम हीरे का रासायनिक सूत्र मोरिसन अमेरिकी वैज्ञानिक दिखवाया था ना। ये कांच ही है एक प्रकार का, ये कांच ही होता है हीरा, रेडीमेड डायमंड होता है। सदैव एक नया, हाँ फसल का कटना धान भौतिक है, पकना ना, धान बनेगा तब तक रासायनिक है। धान प्राप्त करना क्या है? गेहूं की फसल पकी हुई है, आपने काट कर बाहर धान निकाला था, वो बालियों के अंदर भी पहले भी गेहूं था, सिर्फ बाहर ही निकाला है, भौतिक है। ये थोड़ी है पहले चावल की फसल थी, फिर आपने काटा, फिर बोल दो कि ना मान तो मूंग की दाल चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नया उत्पाद बनता है। अच्छा, साथ में एक और छोटी सी लाइन और ऐड करना ताकि आपको डाउट ना रहे। तथा पदार्थ के रासायनिक, बोलो मत,
संगठक बदल जाते हैं। संगठक बदल जाएंगे, नया बन जाएगा। तो भौतिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया जिसमें कुछ नया नहीं बनता है। पदार्थ के रासायनिक संगठक नहीं बदलते हैं, भौतिक है। रासायनिक साथ में तो रासायनिक संगठक बदलेंगे और बदलते ही नया उत्पाद भी बनेगा, वो रासायनिक है। जैसे मैंने बोला उदाहरण के लिए, दूध से दही बनना, लिखना नहीं है अभी, उदाहरण नहीं लिखना है। यहां से मैं आपको गुण बता रहा हूं। भौतिक अभिक्रिया के गुण बताए थे ना, सारे उल्टे कर दो। इसके नीचे ये आप नहीं लिखोगे अभी, ये सिर्फ मैंने गुण याद करने के तरीके के लिए लिखवाई। यहां पे गुण देखो, पहला गुण, दूध से दही बन गई। क्या दही अपनी जगह पर स्थायी है? स्थायी है, दही है, दूध से दही बन गई, वो दही है। वापस दही से दूध आ सकता है? यहीं पे एक और बात, वो लकड़ी का जलना, राख बन गई, राख अपनी जगह स्थायी है। वो बात अलग है, आप राख को गली में फेंक दो या खेत में खिंडा दी नमीने, तो आपके तो हमारे तो राख है ही को नहीं, तो वो आपने जहां फेंकी है वो कहीं तो है ही। राख बन गई, जिंदगी भर राख अपनी जगह स्थायी है। दूध से दही बन गया, दही स्थायी है। लोहे पर जंग लग गया, जंग स्थायी है। तो बंदूक से गोली निकलना अभिक्रिया नहीं है, न्यूटन के गति के नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। गोली दागोगे, गोली आगे जाएगी, हाथ को झटका पीछे लगेगा, अभिक्रिया थोड़ी है। कहां घूम रहे हो तुम लोग, क्या क्या कर रहे हो? नहीं कर सकते, रासायनिक है तो ये तो कह रहा हूं। बंदूक से दागी गई गोली के संबंध में अभिक्रिया बोल सकते हो आप। गोली दागना अभिक्रिया नहीं, आप गोली दागोगे ना, गोली तो आगे जाएगी, हाथ को झटका किधर लगेगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नाव से किनारे पे उतरोगे तो नाव को आप पीछे झटका दोगे, नाव पीछे जाएगी, आप आगे जाओगे, क्रिया प्रतिक्रिया है। ये सारे के सारी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। आप चल रहे हो, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हम जब चल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जमीन को अपने पैरों से पीछे धकेल दें, पर जमीन का द्रव्यमान हमारे द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो हम जमीन को पीछे नहीं धकेल पाते हैं। परिणाम स्वरूप जमीन हमें आगे, आप कभी चलोगे ना, रेत पे चलोगे, आप दौड़ते हो ना, तब एहसास होगा आपको कि आप ना रेत को ऐसे पीछे फेंक रहे हो, पर आप कहां जा रहे हो? पीछे जा रहे हो क्या? आगे जा रहे हो। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये न्यूटन के नियम है। आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं है। फालतू चीजों में ध्यान मत दो, काम की चीज पढ़ दो। तो पहली बात, ये सदैव स्थायी है। तो आप लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया, ये लिखना है जो मैंने अभी लिखा है, जो मैंने अंडरलाइन किया इसको नहीं लिखना, बॉक्स में डाला है जो। गुण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? सदैव स्थायी होगी। जो बन गया वो बन गया, बस वापस नहीं आएगी। जल का गर्म होना स्थायी नहीं है। जल गर्म हो गया, भाप बन गई, तो गर्म करना बंद कर दो, भाप से वापस पानी बन जाए। क्या क्या हो गया? बोलो ना, कितनी बार कह दियो? तेजियां 2-3 मिनट में करो नहीं, भैंस गाय कौन करे? रासायनिक अभिक्रिया सदैव स्थायी होती है। अब मैंने जल का बोला था, अंतर समझ लो। जल का गर्म होना कौन सी भौतिक है? पानी गर्म हुआ, भाप बन गई, तो गर्म करना बंद कर दो, भाप से वापस पानी बनेगा। क्या भाप स्थायी है? बर्फ स्थायी है? तो भौतिक क्या होगी? अस्थायी। रासायनिक क्या होगी? और देखो गुण, दूध से दही बन रही है, क्या कोई तापमान में परिवर्तन आ रहा है? बिल्कुल। दूध एक अलग टेम्परेचर पर ही दूध है। कई बार कहते हो ना दही जम्मी को नहीं, गर्मियों में अक्सर होता है, तो आपके गांव में काम करते हैं, बठल वगैरह लेके भी पानी ढककर छोड़े ऊपर कस के, तो तापमान में परिवर्तन आएगा तभी दूध से दही बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो खास गुण है, पेपर में आएगा, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण है? रंग, अवस्था, आकृति, ताप। रंग, अवस्था, आकृति तो भौतिक में बदलती है, भौतिक में ताप नहीं बदलता। मोम है, पिघलेगा, वापस मोम बनेगा तो उसी तापमान में मिलेगा। घी है, गर्म किया, गर्म करना बंद करो, ठंडा होगा तो वापस उसी टेम्परेचर पे ही घी मिलेगा। टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आएगी, यहां पक्का आएगी। लकड़ी है, जलेगी तो तापमान बदलेगा तभी तो राख आएगी। तो खास गुण है ये, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। तापमान में परिवर्तन आता है
फिक्स है, आएगा ही आएगा। और क्या होता है, कुछ नया बन रहा है क्या? लकड़ी से राख, दूध से दही, लोहे से जंग, ठीक है ना, सब नया बन रहा है और फिक्स है, हमेशा ही बनेगा। एक तो बनेगा ही बनेगा, एक से ज्यादा उत्पाद भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सदैव नया उत्पाद बनता है। ये अभिक्रिया कैसी, भौतिक कैसी थी, उत्क्रमणीय। भौतिक कैसी थी, उत्क्रमणीय कैसी थी, ऐसे थी, जल था, गर्म किया, भाप बन गई, ठंडा किया, वापस जल बन गया, दोनों दिशाओं में गतिशील है। भौतिक द्विदिशीय थी। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जहां भी जलना ना आएगा, आप जोड़ोगे ऑक्सीजन, चाहे वो कुछ भी जलना बोल दे, सल्फर का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, कागज का जलना, कार्बन का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, जलना नाम जहां पर भी आएगा आप ऑक्सीजन जोड़ोगे पक्का। क्यों? क्योंकि आग जलाने में कौन सी गैस सहायता करती है? ऑक्सीजन है तो ही आग जलेगी, वरना नहीं जलेगी। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अक्सर खाना बनाने में परेशानी होती है, कारण क्या है? ऊपर जाओगे वायु नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो आग नहीं जलती, खाना कैसे बनेगा? तो ये मैंने बोला लकड़ी का जलना, ये क्या बन गया? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुआं बन गया। अब क्या पीछे वापस तीर का निशान लगा सकता हूं क्या कि धुएं से वापस लकड़ी बन जाएगी? ना, लकड़ी से धुआं ही बनेगा, फिक्स है। तो ये दो दिशा है, एक दिशा। रासायनिक अभिक्रिया एक खास बात है, एक दिशीय होती है, जबकि भौतिक द्विदिशीय है। रासायनिक अभिक्रिया एक दिशीय होती है, ये वन डायरेक्शन में चलेगी, जबकि भौतिक वन डायरेक्शन में नहीं होती, कोई भी नहीं होती। एक और खास बात, दोनों दिशाओं में चलती है तो उसको नाम देते उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल। जैसे ड्रिल मशीन बताई थी, यूं जाएगी तो पेच अंदर जाएगा, फंस गई तो वापस घुमा लो, बाहर आएगा, और उसको कहते हैं रिवर्सेबल ड्रिल मशीन। उत्क्रमणीय है, इधर भी जा रही है, इधर भी आ रही है, दोनों दिशाओं में। ये सिर्फ लकड़ी जल गई, एक दिशा में जा रही है, क्या वापस आ रही है? नहीं, तो रिवर्सेबल नहीं है, अन्य उत्क्रमणीय। ये लास्ट गुण है। रासायनिक अभिक्रिया अन्य उत्क्रमणीय होती है। ढंग से समझ लो, इतना मैटर तुम लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं भी जहां मर्जी छान लेना, इतना मैटर नहीं मिलेगा। अब देखो, कौन पेपर में क्या पूछेंगे, कौन सी अभिक्रिया अन्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है? कौन सी उत्क्रमणीय होती है? कौन सी अभिक्रिया एक दिशीय होती है? कौन सी द्विदिशीय होती है? कौन सी अभिक्रिया में नया उत्पाद नहीं बनता है? नया उत्पाद नहीं बनता है। किस में नया उत्पाद बनता है? तापमान में परिवर्तन किस अभिक्रिया गुण है? पेपर में ऐसे आ जाएगा, निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया का गुण है रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ताप में ये थे गुण। रासायनिक अभिक्रिया कोई टाइप नहीं है, सॉरी, भौतिक अभिक्रिया कोई टाइप नहीं है, रासायनिक के आगे टाइप भी बहुत प्रकार के हैं। भौतिक तो होगी खत्म, और कुछ नहीं आएगा उदाहरण के अलावा, है ही नहीं प्रकार कोई। रासायनिक बहुत है, थोड़ा याद करो, 10th क्लास में चैप्टर पढ़ के हो, अभी 2-3-4 सालों में 10वीं की होगी, चौथा ही लेसन था रासायनिक भौतिक अभिक्रिया, उसमें आता था चौथा या 5वां शायद ऐसा था, 5वां तो वो आवर्तसारणी वाला था शायद। हाँ, बाकी कोई तो छठा होती तो कोई बात नहीं, छठो, हाँ कोई बात नहीं, जो भी है, चौथा 5वां लेसन था। पढ़ते थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, याद आ रहा है? वो सब इसी के टाइप है। अब यहां पर आपसे पूछेंगे समीकरण, अब ढंग से समझ लो, पलाथी मार के आराम हो, बैठ जाओ तसल्ली में, क्योंकि अब नींद आएगी इस टॉपिक में। ढंग से ध्यान नहीं दिया तो पक्का नींद आएगी। नींद आएगी, जब थोड़ा और ना ध्यान दियो तो टिल्ला भी हंस के, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो लिखो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये उतार लो पहले। पानी किसके पास? अरे बोतल से लेना, ये ले लो, ये ले लो, ये रही।
इसको रफ कर दूं? चलो इन्हें देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है तो बहुत, प्रकार तो 8-9 है, पर आपको 4 या 5 ही पढ़ने हैं। पेपर में सिर्फ आपका इतना सा आएगा, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक में भी पूछेंगे, 4 अभिक्रिया लिखी होगी, आपको पहचान करनी होगी। ऊपर दे दिया निम्न में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है, 4 दी होगी, आपको पता करना कौन सी संयोजन है, कौन सी वियोजन या अपघटन है, कौन सी विस्थापन है और कौन सी द्विविस्थापन है, कौन सी उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण तो कल ही मैंने पीछे वाली क्लास में करवाया था, अम्ल क्षार नाम आ गया ना, बस फिक्स उदासीन है। अम्ल क्षार के बिना कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया होती नहीं है। तो जहां पर अम्ल क्षार दिख जाए वो तो उदासीनीकरण है, ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीकरण, घट गई तो अपचयन। ये टाइप सीखने होंगे आपको, अब ढंग से समझ लो। सूत्र आपको मैंने सिखाए भी थे, वो सारे अब काम आएंगे इसमें, जो मैंने धातु में करवाए थे। अब आप बोलोगे सर ये समीकरण हमें याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी, समीकरण पेपर में लिखी लिखाई आएगी, आपको सिर्फ टाइप पता होना चाहिए। टाइप में आपको आड़ू तरीके से याद करवा देता हूं। एडिंग डाल लो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इधर देखो, पहली है संयोजन। नाम से याद करने की कोशिश करो, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसका उल्टा बोल दो वियोजन, टूटना। लिखो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर सदैव एक नया उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद होता है प्रोडक्ट। कैसे? ऐसे सिखाया भी था कल मैंने। देखो नाम से ही पता चल रहा है, समझ लो उत्पाद क्या होता है। इधर देखो, संयोजन जुड़ना। अच्छा, संयोजन का कोई और नाम दे सकते हो, जुड़ने को कोई और नाम दे सकते हो? दे सकते हो। ऐड तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में इसको ही कह सकते हो संयुग्मन। इसका मतलब जुड़ना है। कहते हो ना संयोग वंश वह उससे मिला, ऐसे कहते हो ना कि वह जंगल से गुजर रहा था, संयोग वंश वह उससे मिला। मतलब क्या हुआ? अचानक से दोनों की मुलाकात हुई। संयोग वंश वह उससे मिला का मतलब क्या है? अचानक से दोनों जुड़े, दोनों की मुलाकात हुई तो बैठ के बातें करने लगे, भी क्या हालचाल है, कैसे हो, तो दोनों जुड़े होंगे ना आपस में, तो इसलिए कहते संयोजन, जुड़ना। संयुग्मन बोल दो, एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या कम से कम 2 होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते। अभिकारक बोल दो या पदार्थ बोल दो, घटक बोल दो, एक ही बात है। 2 से अधिक पदार्थ लिख देता हूं, आगे समझा देता हूं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अधिक पदार्थ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर सदैव, ये लाइन ध्यान रखना, एक नया, ये फिक्स है, एक ही बनेगा। एक बना हुआ मिल जाए, बिना सोचे समझे टिक कर देना कौन सी अभिक्रिया है। सदैव एक नया उत्पाद बनता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन कहलाती है। अब आप बोलोगे सर उत्पाद क्या है, अभिकारक है, कल ही बताए थे, वापस लिख देता हूं। जैसे आपको बनाना है नींबू पानी, आपको बनानी है चाय, आपको बनानी है कॉफी, कुछ चाय बनानी है मान लो, तो क्या क्या लोगे आप? टोपियो, गैस चुल्लो, रेगुलेटर ऑन करांगा, लकड़ी लियावांगा, डब्बी चाहिए, लाइटर चाहिए,
ये नहीं पूछा मूर्ख हो चाय बनानी, तो मेन चीज बोलना, बकवास क्यों कर रहे हो? ऐसे मत किया करो। इन लोगों को बागड़ी में क्या क्या कहते हैं पता है? भुगड़ है, झालर है, टूम है, ए प्राइवेट शब्द है। तुम लोग सोच रहे हो मैं ऐसा बोलूंगा अच्छा लूंगा, अच्छा नहीं लग रहे तुम लोग, ऐसे कुछ बीच में तुम लोग कर रहे हो ना, अच्छा नहीं लग रहे। ठीक है, कोई ना कोई क्लास में सोच रहा होगा कि आज झालर ठीक है, नहीं ये पक्का कोई ना कोई सोच रहा होगा। तो एक काम की बातें कर लो, काम की मूर्ख हो। जल चाहिए, चीनी आ गई यानी मीठा चाहिए, प्लस में चाहिए चाय पत्ती, एक चाहिए दूध, मेन तो चार ही चाहिए। अब इसके साथ चीनी गुड़ वो अलग बात है, कुछ नहीं बोलना ऐसा। अब ये जब सारी मिलाई तो आगे आपको क्या मिलेगी? चाय पत्ती, चीनी, जल और दूध, इन चारों ने कोई अभिक्रिया की होगी तभी तो आपको चाय प्राप्त हुई। तो ये अभिक्रिया करने वाले कारक हैं, तो इसको नाम देंगे अभिकारक। इन चार अभिकारकों ने क्रिया की, आगे आपको प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट मिला आपको चाय, हिंदी में कहते हैं उत्पाद। तो तीर के निशान के इधर लिखे जाएंगे वो तो अभिकारक होंगे, आगे जो बनेगा वो क्या होगा? उत्पाद होगा। जैसे मैंने बोला लकड़ी का जलना, तो ये लकड़ी अरे जलना, लकड़ी को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक लकड़ी चाहिए, एक ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो जलेगी। तो आगे क्या बनेगा? धुआं। तो धुआं तो हमारा उत्पाद है, और ये दो क्रियाकारक है। समझ गए? अब ढंग से सुन लो, बार बार नहीं बताऊंगा। तीर के निशान के बाईं तरफ, ये बाईं साइड है, सदैव अभिकारक लिखे जाएंगे, दाईं तरफ सदैव उत्पाद लिखा जाएगा। ये जो तीर का निशान है ये इस बात को इंगित कर रहा है कि अभिक्रिया हो रही है। लास्ट का एरो डॉट बोलता है हो गई, बन गया। तीर के निशान के ऊपर लिखे जाएंगे ताप और दाब, जिसकी आपको कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, बाकी मेन नहीं आपके लिए। एक और भी आता है इसमें, कैटालिटिक्स भी होते हैं, उत्प्रेरक, उन पे भी ध्यान मत दो। ये है उत्पाद और अभिकारक। समझ में आया उत्पाद अभिकारक में फर्क क्या है? चलो इधर देखो, रासायनिक अभिक्रिया का टाइप क्या रहेगा? ऐसा टाइप होगा इसका। मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ। मान लो मेरे पास था ए और बी और सी, मैंने इन तीनों को मिला दिया, इनके मिलने से बना ए बी सी। तो ए और बी और सी तो मेरे क्या है? क्रियाकारक है, अभिकारक है। क्रियाकारक अभिकारक की बात होती है, जबकि एबीसी मेरा क्या है? उत्पाद है। अभिक्रिया देखो साफ दिख रही है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, आगे एक ही बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका टाइप तो रहेगा ये, या दो जुड़ेंगे या तीन जुड़ेंगे या दो से ज्यादा जुड़ेंगे, चार भी हो सकते हैं, पर आगे एक ही बनेगा। जैसे यहां पर डी और होता तो यहां ए बी सी डी बन जाता। जुड़ेंगे, दो जुड़ेंगे, तीन जुड़ेंगे, चार भी जुड़ सकते हैं, आगे एक ही बनेगा, ये फिक्स है। उदाहरण के लिए अब जो एग्जांपल बता रहा हूं वो आते हैं पेपर में। मैंने बोला लकड़ी, अब आप लकड़ी बोल दो, इसी को आप कोयला कह लो, इसी को आप कागज कह लो, एक ही बात है। मैं बोलूं लकड़ी का जलना, चाहे मैं बोलूं कोयले का जलना, चाहे मैं बोलूं कागज का जलना, तो एक क्यों है? एक ही है, सब कार्बन है, सबके सब क्या है? कार्बन। तो लकड़ी का जलना, जलने को एक हिंदी में और नाम भी देते दहन है। लकड़ी का दहन कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक है। रासायनिक में कौन सी है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। कागज का जलना कौन सी अभिक्रिया? कोयले के दहन की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? अब देखो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, लिखना नहीं है, ये वाला जो मैं अभी लिख रहा हूं वो लिखना नहीं है। मैंने बोला एक तो रासायनिक परिवर्तन, एक मैंने बात बोली है, कई किताबों में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। अब आप सोच रहे हो सर क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा है, मामूली सा। रासायनिक अभिक्रिया, ये जो मैंने लिखा है लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है? लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब इधर ध्यान दो, इसी को मैं समीकरण के रूप में लिखूंगा, लकड़ी का
जलना, ये बना धुआं। ये लकड़ी के जलने की रासायनिक अभिक्रिया है, इतना ही फर्क है। ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, यह रासायनिक परिवर्तन है किसका? हिंदी में जो लिखा हुआ है वो परिवर्तन है, जैसे पीछे पढ़े थे भौतिक परिवर्तन, उसको आप समीकरण के रूप में डाल दो तो वो अभिक्रिया बन जाएगी, इतना ही फर्क है, बाकी है दोनों चीजें सेम ही। मैं बोलूं गंधक का जलना, गंधक होती है सल्फर, बहुत बार बताया है, प्याज और लहसुन में गंध का कारण कौन है? इसलिए इसको गंधक भी कहते हैं। गंधक का जलना, सल्फर का जलना, ऐसे बोल सकते हो। जलाना है किसको? सल्फर को। ये सल्फर का जलना, आगे बन गई SO2, कल ही पढ़ाई थी। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन सी गैस है? यही है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताया था वर्षा जल का पीएच मान अगर 7 से घटकर 5.5 या 5.6 हो जाए, उस समय होने वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो फसलों के लिए घातक होती है, खराब कर देती है भूमि को, है ना। तो यह लिख भी लेना, ये क्या है? हाँ सही है, कम। हाँ 5.5 से 5.6 बोला है मैंने, 5.5 हो सकता है, 5.6, 5.6 से ऊपर नहीं जाएगा। 5 होगा तो खतरनाक अम्लीय वर्षा है, 4.5 हो गया तो और भी खतरनाक है, 4 हो गया तो यूं मान लो तेजाब बरस रहा है ऊपर से। 5, 5.5 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 5.6 से कम रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। बाकी फिक्स नहीं होता कि हमारे वर्षा का पीएच मान 5.5 है ना, 5.5, 5.6, 5.4, 5.6 से कम रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक, हाँ क्या चीज? हाँ उसमें पीलापन ब्लैक आ रहा है, उसके अंदर कैल्शियम है। ताजमहल में संगमरमर है, संगमरमर का सूत्र लिखाया था कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पढ़ा नहीं था ये टॉपिक? पढ़ा नहीं था? अच्छा नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ये दोबारा हो जाएगा। बताया था उसके अंदर CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चौक, खड़िया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, अंडे का भारी खोल, प्रवाल भित्तियां, सब उससे बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो कैल्शियम उपस्थित है वो अभिक्रिया कर रहा है सल्फर से, इस वजह से उसकी जो परत है उसमें कालापन या पीलापन आ रहा है, धुएं के जैसा, धुएं में रहते हैं कोई चीज ज्यादा, वैसे हो रहा है ताजे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ा है तो दोबारा भी करवा दूंगा। एक जना बोल, LIC, क्या है ऑप्शन में? अरे वो केमिकल है प्राणियों, एंजाइम है, मैं है धातु बता रहा हूं सल्फर। इस तो प्याज में है ना, आंसू नहीं आते, वो तो एंजाइम है। LIC ने वो लिखा हुआ गलत है, एसिटोकोलिन होता है, आंसू आते हैं प्याज के अंदर, रसायन पाया जाता है जिसकी वजह से आंखों में जलन पैदा होती है, तो लाइसोजाइम से अभिक्रिया करके बाहर निकल आता है, उस एंजाइम है वो, ये नहीं दाया धातु है, एंजाइम नहीं है मूर्खों। अक्सर मैं ये सोचता रहता हूं थारो हो सीखे। चलो अच्छा और लिखते, चलो ऊपर लिखते, उतारो उदाहरण। अब आगे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, लिखते जाना है, 2 नंबर है ना, इसके आगे और लिख रहे हैं। तीसरा उदाहरण, मान लो मैंने बोला आपको अमोनिया गैस का निर्माण, अमोनिया, बोलो मत, अमोनिया गैस का निर्माण। सूत्र याद कराए थे अच्छे से, एक एमीन होता है, एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम होता है। भूल गए तो दोबारा बता देता हूं एक बार और, एक एमीन होता है, एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम होता है। तीनों के अंदर न आ रहा है, नाइट्रोजनी उत्पाद है, तीनों नाइट्रोजनी प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन के साथ इसमें हाइड्रोजन होगी। एमीन में कितने कैपिटल आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं शब्द? 1 2 3 आ रहे हैं, 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, 3 से बना एमीन।
अमोनिया में देखो 1 2 3 4 शब्द आ रहे हैं, है ना। तो अमोनिया, तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 4 से बना एमोनिया। ये देखो एमोनियम, एमोनियम 5 आ रहे हैं, 4 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 और 1 5। देखो 3 नाइट्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 और 1 4 अमोनिया, 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 और 1 3 एमिनर। ये यूरिया में होता है, ये अमोनिया हमारे मूत्र में होता है। शौचालय में तो बदबू आ रही इससे ही आती है, शौचालय में दुर्गंध का कारण यही है। वो अमोनिया बनानी है हमें प्रयोगशाला में। ये बनाने की विधि है हेबर विधि, समझ लो कैसे बनती है। तो अमोनिया किससे बनेगी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलाकर बनेगी। ये मैंने मिलाई नाइट्रोजन, ये मैंने मिलाई हाइड्रोजन, इससे आगे बनेगी अमोनिया NH3। अब देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अब समझ लो ये संतुलन क्या है। संतुलन का मतलब है जितने अभिक्रिया के अंदर अभिकारक है ना, उतने बदले में उत्पाद होने चाहिए, तो वो बराबर है, संतुलन वरना नहीं। कैसे? कार्बन कितने यहां पे कितने बराबर है, ऑक्सीजन कितने यहां पे कितने संतुलित है, यहां सल्फर कितने यहां कितने, ऑक्सीजन कितने यहां कितने, ये भी संतुलित है। इसको देखो नाइट्रोजन गैस ऐसे लिखेंगे N2, जैसे ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस ऐसे लिखते हो ना, ऐसे नाइट्रोजन N2 ऐसे लिखेंगे। नाइट्रोजन कितने हैं यहां पे, इधर कितने हैं, एक ही है, इधर भी 2 होने चाहिए, इधर 2 कर लो। कैसे? ये लगा दो। अब ऐसा नहीं है, जो भी आपको कभी भी अभिक्रिया संतुलित करना पड़े एक तरीका सीख लो। जो भी अणु पदार्थ यौगिक दिया हुआ है उसके आगे लगाना है, जो भी आप लगाओ आगे, और कहीं लगाना। जैसे आपका मन कर रहा है, जैसे आप यूं कर देते, सर ये नाइट्रोजन 2 है क्या, तो यूं कर दूं, ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, ये नाइट्रोजन 2 होगी, हाइड्रोजन 2 है तो यहां यूं कर दूं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। जो भी संतुलित करना है, गुणा भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है, आप यौगिक के आगे लगाओगे। जैसे यहां 2 थी, यहां 2 लगाओ, आगे लगाओ, मतलब क्या है, जैसे मैथ में होता है ना तुम्हारा, मैंने लिखा P + Q + Z होल थ्राइस लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है 3P + 3Q + 3Z है। तो ये लिखा हुआ 3P के लिए काम कर रहा है, Q के लिए भी काम कर रहा है, Z के लिए भी काम कर रहा है। जैसे कॉमन लेते हो, कॉमन लेते हो ना, मैंने यूं लिखा √3 + √3 -1 लिख दिया मैंने। अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो क्या लोगे, ऐसे करोगे कि √3 दोनों में आ रहा है तो √3 बाहर निकालोगे, या 1 लिख लोगे, आगे यहां पे क्या कर लोगे, -1 कर लोगे ना, कॉमन लेते हो ना। ऐसे यहां भी जो तुम लोग लिखोगे ना, तो वो समीकरण में आगे लिखोगे। जैसे यहां नाइट्रोजन 2 है, यहां 2 बनानी है ना, अब ये 2 लगा दिया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है नाइट्रोजन कितनी होगी, पर हाइड्रोजन होगी 3 दूए 6 हो गई। अब इधर भी 6 ही करनी है, समझ गए। नाइट्रोजन 2 होगी, 2 इधर थी 2 इधर, बराबर है। हाइड्रोजन इधर देख लो, 2 यहां है, 3 दूए 6, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर 2 है, 2 के पाड़े में 6 आता है। इसको किया आपने 3 दूए 6, तो ये कर लो 2 तिये 6, 2 गुणा 3 6 होता है ना, तो 3 गुणा 2 भी तो 6 ही होता है। तो इसको 3 दूए 6 किया, तो इसको 2 तिये 6 कर लो। अब देखो चेक करो, नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, हाइड्रोजन यहां पर देखो 3 दूए 6, और यहां 2 तिये 6 बराबर है। हाइड्रोजन भी 6, इधर भी 6, इधर नाइट्रोजन 2, उधर भी 2। ये प्रयोगशाला में अमोनिया निर्माण की विधि कहलाती है हेबर विधि। पेपर में आता है अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाता है, याद रखना विधि का नाम क्या है, हेबर विधि से बनाते हैं। और लिखता हूं, मैंने बोला आपको बुझे हुए चूने का निर्माण, ये पढ़ा चुका हूं।
कैल्शियम धातु में लिखाया था बुझा चूना, बिना बुझा चूना के फॉर्मूले बताए थे, याद आ रहे? वही है। चूना क्या होता है ये नहीं आए वो देख लो, ये चूना है, जिनको नहीं पता। कलई कहते हैं, कलई, बागड़ी में कड़ी कह दें। कच्ची दीवारों पर या पक्की पर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कच्चे मकानों या कच्ची दीवारों पर सफेदी करने के लिए जिस घटक का उपयोग करते उसके चूना। बाजार से आप चूना लेके, चूना होता है ये CaO, Ca होता है कैल्शियम, O होता है ऑक्साइड। याद करवा चुका हूं सूत्र कैसे बनाने, याद आ रहे हैं? आयन लिखवाए थे, सूत्र के नाम कैसे बनेंगे। O लग गया तो ऑक्साइड, OH लग गया तो हाइड्रोक्साइड, CO3 लग गया तो CO3 पे कार्बोनेट, NO3 पे SO4 पे सेम वही है। Ca कैल्शियम होता है ये, O लग गया तो क्या बोलोगे? ये बाजार से आप लाई चूना कैल्शियम ऑक्साइड, मटके में डाला, ऊपर से क्या मिलाते हो? पानी मिलाते हो मटके में। मटके में घोल बनता है, थोड़ी देर बाद में मटके में एक सफेद रंग का आपको विलयन मिल जाएगा। Ca तो हो गया कैल्शियम, और OH होता है कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से ये तो है बिना बुझा चूना, ये वहां भी लिखवाया था, अब फिर बता रहा हूं क्योंकि अभिक्रियाओं में इनकी जरूरत पड़ेगी। पेपर में आता है बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है बुझा हुआ चूना, सफेदी का विलयन। अन्य नाम 2-3 बार लिखवा दे, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। सफेदी का विलयन, लाइम विलयन, चूने का दूध या पानी, याद आ रहा है? बस वही है। तो आप बाजार से चूना लाए, पानी में लाया, बुझाओ चूना बन गया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन है। कैसे संयोजन? कैसे? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिले, एक नया उत्पाद बने, कौन सी होगी संयोजन? पेपर में पूछ लेते हैं, बुझे हुए चूने के निर्माण की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन है। और देखो, और उदाहरण लिखा मैंने, संगमरमर, हाँ वही ताजमहल वाला। पेपर में आता है संगमरमर निर्माण की अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? संयोजन होती है। कैसे? संगमरमर क्या है? ये जो आप चूना लाए बाजार से, इसको मटके में डाला, ऊपर से पानी मिलाया, मटके में एक घोल बना, इसी घोल को आपने बाहर निकाला, सेम टू सेम डिब्बे में डाला, बाहर निकाला। एक ब्रश लोगे, ब्रश से क्या करोगे? दीवार पर ऐसे पोत दोगे, इसको यही काम करोगे। इस विलयन को आपने ब्रश की सहायता से दीवार पर पोत दिया, दीवार पर आपने तो विलयन चिपकाया था, क्या दीवार पर विलयन है? क्या देखो, परत है, एक पपड़ी है, यही संगमरमर है। इसी को संगमरमर कहते हैं। चूने की सफेद चमकीली परत यही होती है। अंडे का भारी खोल भी सफेद सफेद ऐसा ही होता है। ताजमहल के अंदर संगमरमर है, वो भी इसी से बना है। लाइम स्टोन बनता है, वो भी यही है। चूना पत्थर होता है, वो भी यही है। समुद्र के अंदर जीवों के मरने से कैल्शियम इकट्ठा होकर परिवाल भित्तियां बन जाती है, वो भी यही है। कैसे बनी? आपने तो घोल चिपकाया, तो 2 दिन बाद में, 1 दिन बाद में, 4 घंटे 3 घंटे बाद में यहां पर आपको एक घोल की बजाय पपड़ी मिलेगी बनी हुई, वो संगमरमर है। पपड़ी कैसे बनी? आपने घोल चिपकाया, तो क्या इस घोल के अंदर पानी था? अब इसमें पानी है? कहां गया? सूर्य का ताप आया होगा, जरूर दीवार गर्म हुई होगी, तो दीवार गर्म हुई, सूर्य का ताप गिरा, अरे इस घोल के अंदर जो पानी उपस्थित था ना, वो भाप बन के उड़ गया, पीछे पपड़ी रह गई संगमरमर। पानी भाप बन के कैसे उड़ा? दीवार गर्म हुई, ताप मिला होगा। ताप का मतलब क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस कौन है? आग बुझाने वाली गैस कौन है? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन है? हरित गृह प्रभाव गैस कौन है? वैश्विक तापन गैस कौन है? तापमान का जहां भी जिक्र होगा, तापमान यही बढ़ा रही है। ये गैस आके मिली,
ताप बढ़ा, ये पड़ा पड़ा विलेन उबला, पानी भाबन के उड़ गया। पहले पानी उड़ा दो, ये उड़ा दिया मैंने पानी, तीर का निशान मैंने ऊपर लगाया है, तो इसका मतलब है बना हुआ फोम जो प्रोडक्ट है ना, उत्पाद है, वो गैसीय अवस्था में है। क्यों? तीर का निशान ऊपर है, इसका मतलब कोई चीज ऊपर जा रही है। ऊपर कौन जाएगी? जो भाप होगी वही तो जाएगी उड़ के। पानी तो सीधा द्रव अवस्था में ऊपर जाने से रहा, बर्फ है जाने से रही, भाप होगी वही जाएगी, हल्की है तो उड़ जाएगी ऊपर। तो देखो उड़ने का इशारा है। ऐसा नहीं भी लिखा हुआ ना कहीं पर, ये लगा हुआ मिला है, तो आप समझ जाओ ये भाप है, ऊपर जा रही है। कोई चीज ऊपर कब जाएगी? चलो हल्की होगी, उड़ेगी तभी जाएगी। और अगर इसी को मैं यूं कर दूं ना, ये बर्फ है, तीर का निशान नीचे लगा हुआ है, तो बना हुआ प्रोडक्ट है ना वो ठोस अवस्था में है, और यही मैं ऊपर लगा दूं तो गैसीय अवस्था में। अब ऊपर लगाया, पानी भाप बन के उड़ा, यहां से पानी उड़ाओ, इसको थोड़ा सा सोचो, कैल्शियम कितना है यहाँ पे, कार्बन कितना है, कहां है, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी कितने हैं। इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन गई, 1 ऑक्सीजन गई, क्या रह गया, सेम टू सेम। और क्या पड़ा है आगे, ये भी पड़ा है। अब ये दोनों ने मिलकर जरूर पपड़ी बनाई होगी, क्योंकि पानी तो भाप बन के उड़ गया, तो पिच जो बचा पपड़ी उसी की बनी होगी। ये दीवार पे जो है पीछे बचा क्या, कैल्शियम 1 बचा, कार्बन 1 बचा, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बची। यही लिख दो, कैल्शियम 1, कार्बन 1, 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3। ये बन गया संगमरमर का सूत्र, ऐसे बनी है। तो संगमरमर निर्माण की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? संयोजन है। अब आपको आप तो कह रहे थे ना कि 2 जुड़ते हैं 1 बनता आगे, या तो 2 बन रहे हैं ना, नहीं बन रहे 2, ये तो गया, ये भाप बन के उड़ गया, हमें क्या मिला, हमें तो 1 ही मिला, ये भी संयोजन में ही गिनी जाएगी। अब देखो ढंग से समझना, संयोजन में 2 नाम आते हैं, एक नाम आता है ऊष्माक्षेपी, एक नाम आता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा, नाम से ही पता चल रहा है, एक एंडोथर्मिक है एक एक्सोथर्मिक है। ऊष्माशोषी का मतलब क्या, ऊष्मा सूखना, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब बाहर निकालना। जैसे पेड़ की जड़ों में पानी डाला तो उसने जल का शोषण किया है, जल का अवशोषण किया है। अब ऐसे देखो, यहां बोल दूं कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 लेकर अपना भोजन बनाते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश ना हो तो पेड़ पौधों का भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो पेड़ पौधों ने सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बनाया कि देकर बनाया? सूर्य का प्रकाश सोखा, तो ताप सोखा कि ताप दिया, तो उसमें सोचिए प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? यही मैं बोल दूं श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? नाक के आगे हथेली करके देखो, गर्म वायु बाहर आ रही है, CO2 आ रही है, नाक के आगे हथेली करो, सांस खींच के छोड़ो, गर्म वायु बाहर आ रही है, तो उष्मा बाहर आ रही है कि उष्मा अंदर जा रही है? उष्मा बाहर आ रही है, तो कौन सी उष्मा? शेपी। अंदर जा रही होती तो शोषी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो वो तो उष्मा, जिसमें उत्पाद बनाने के साथ साथ उष्मा बाहर निकले, ये उष्मा शेपी। अब यहां पे बताना इन दोनों में आपको, जिससे पूछूंगा अभी बताएगा। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूं। अरे वो कालू के खतर का दांत काट है, कितनी बार के जो चूतिया हो गए हैं, बंदा तेरे समझा दियो, गधा लक्षण कर ला रहे थे, खत्म ओढ़ो, 1000 बार के चुपचाप बैठे रहो। अरे कोई टॉपिक कौन तारा दांत काटना लो, जन्म तंत्र पर डाल रही हूं मैं के का जननांग बारे में सुना, वो सेक्स क्रिया भी चला जो था मज्जा है, केमिस्ट्री है, खत्म ओढ़ो, नींद आ जाएगी पेपर आने टाइम में। सूत्र लिख रहा है कोई आंसर लो, टॉपिक कोई नहीं, फिर ही खतर का दांत काटे कोई। कितनी बार कहते मैं चुप हो जाओ, ना पढ़ना बर मरो नहीं पढ़ने, कितनी बार समझा दियो आराम हो। गदीड़ खाना तो कैमरा पर सामने खा ले बा लोग, और देखिए आगे कोई, आराम से समझा रहा हूं, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा जल्दी से, केमिस्ट्री है ये, इतना आसान नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। अब इधर देखो, आपने नोटिस किया होगा, आप जब चूना लेके आते हो, ये पानी डालते हो मटके में, अगर मटका कच्चा हुआ तो मटका टूट जाएगा। नोटिस किया होगा, कड़ी लेके आवा नहीं आप, गरम पानी डालो, अगर मटका कच्चा हुआ ना टूट जाएगा। विलियन पड़ा पड़ा मटके में उबलता है, इसलिए कलई वाला जो घड़ा होता है ना, घर पे स्पेशल होता है गांव में, कड़ी करना घड़ो को नहीं लगे, पुरानो हुआ है, जब पहला कड़ी जमेड़ी हुए नीचे बेबी में ज्यादा गोचा कौन कर, आप ऊपर लिपुरे घोड़ के काट लिया,
नए मटके में आप लो, नया मटका लो, उसमें डाल देना, फट जाएगा, वो चलेगा भी नहीं। पक्का मटका तो पुराना मोटो घड़ो है एक। तो आपने जब चूना डाला, ऊपर से पानी मिलाया, तो ये विलयन उबल रहा है। इस उबलते हुए विलयन में कभी आप अंगुली डाल के देख लेना, हाथ करना है, गर्म मिलेगा आपको, खतरनाक। यार जब आप दीवार पे करोगे ना, उस समय बिल्कुल ठंडा मिलेगा। तो ये जब पानी डाला इसके अंदर विलयन में, ये विलयन उबला, हाथ करना है, अंगुली डालना, उबल रहा है, गड़गड़ गड़गड़ बजती रहती है इसे। तो उसमें बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है? बाहर निकल रही है। तो दीवार पे करोगे तो ठंडा होगा, तो वो उष्मा कहां गई? उड़ गई। तो उष्मा बाहर निकली कि अंदर गई? तो बुझे हुए चूने के निर्माण की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? शेपी की शोषी। समझ में आया? ऐसे। अब देखो, ये जब दीवार पे करोगे आपको बिल्कुल ठंडा मिलेगा। ठंडा मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बुझा हुआ चूना था, ये हमने दीवार पे जब पोता, इसके अंदर पानी था, पानी भाप बन के उड़ा, तो ये कौन सी उष्मा शोषी की शेपी? वो तो उष्मा शेपी थी, बाहर निकल रही थी। इस दीवार में जो घोल था ना, उसने सूर्य का ताप लिया है, तब पानी भाप बन के उड़ा है। तो इसने ताप सोखा है कि ताप दिया है? ताप सोखा है, ये उष्मा शोषी है। तो संगमरमर निर्माण की अभिक्रिया कौन सी होगी? समझ में आया? शोषी शेपी कैसे डिफाइन करना है? अलग अलग ऐसे डिफाइन करोगे आप इनको। इसने उष्मा लेकर के परत बनाई है, क्योंकि उष्मा ली तो पानी भाप बन के उड़ गया, इसने उष्मा बाहर निकाली तो रह गया। अब किसी को दिक्कत हो, सर बुझा हुआ चूना बिना बुझा मैं तो भूल जाता हूं। कोई भी जलती हुई चीज कब बुझती है? जब उस पर पानी डालते हैं। कोई भी जलती हुई चीज कब बुझेगी? पानी डालते हैं। सिंपल नॉर्मल बात करो, लकड़ी कागज की, ऐसा नहीं कि पेट्रोल जल रहा है तो पानी डाल दूं क्या ना, आग और तेज लग जाएगी। वहां पे रेत से काम लेते, कोई कपड़े से काम लेते, भारी होना चाहिए सिस्टम जो ऑक्सीजन को वहां से हटा सके। तो आग वाला सिस्टम लगता है गैसों के अंदर या पेट्रोल से, इनके अंदर कभी भी पानी वाला काम नहीं करते, ठीक है ना। मिट्टी डालो, या कोई बंदा को जल रहा है, कहीं हुआ नहीं, मैं बढ़ू गए दौड़ के तिल्लो लगा लिया, बाद में बाजो फिर मैंने तो आग लगे फिर तबा हो कोई सिस्टम बड़म लग रहे बजे ही को, फिर कंबल से लपेटते हैं या मिट्टी डालते हैं, वहां पानी नहीं डालते, नोटिस करना। तो हुआ क्या, कोई भी जलती हुई चीज कब बुझती है? जब उस पर पानी डालती। देखो चूना लाए, पानी डाला, कई देर तक उबला, जला, ठंडा हो गया, मतलब बुझ गया। तो पानी डालने के जब बाद बुझा, ठंडा हुआ, तो पानी डालने से पहले कैसा था? सिंपल चीज। और भी तरीका याद रखना है, तो सोचोगे कोई चीज बुझती जब है जब उसमें पानी होता है। दोनों में पानी किसमें है? दोनों क्या तीनों ही ले लो भले, तीनों में से पानी किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो H2, जिसमें पानी है वही बुझा है, ऐसे याद रख लेना। ये है बिना बुझा चूना, ये बुझा चूना, ये संगमरमर। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्विक लाइम। क्विक का मतलब है तीव्र, तेज। लाइम का मतलब चूना, तेज गति से अभिक्रिया करने वाला चूना है। किससे करता है? इससे करता है, पानी से। तो अभिक्रिया करके ये बना देता है लाइम विलियन। ये हो गया चूना पत्थर, लाइम स्टोन। ये बुझा हुआ चूना है, जो तुम लोग एक दिन पूछ रहे थे ना, वो चूना ही वो है। तीव्र होता है ना, अभिक्रिया करता है। सीधा मुख में डाल लेना है इसको, बात आवे नहीं, जो पूरी सी लंबी लंबी एक भाइयां सारी खा ले मुंह में, ठा लाग दी आपकी कि तेज है कि नहीं है। जल जाता है ना, होठ पर नहीं फटते क्या? तो ये तीव्र है, वो यही होता है बुझा हुआ चूना। वो नाला दे नहीं तो कड़ी वाला घड़ियो तो काली हो, खड़ी गिलो करो, समझ गए? वो यही चूना है। क्यों का मतलब क्या? मेरे कहने छोड़ थोड़ी दो, खाओगे जो खाओ, तापा पर खाओगा तो मेरे रोको खाई छो, तो खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी जिंदगी जैसे मर्जी हो। इधर देखो, इनमें से कोई भी उदाहरण आ जाए तो आप क्या बोलोगे? कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। लकड़ी का जलना, कागज का जलना, कोयले का जलना, सल्फर का जलना, बुझे चूने का निर्माण, अमोनिया गैस का निर्माण, बिना बुझे चूने का निर्माण होता ही नहीं है। का को संयोजन है? मैंने बोला बिना बुझे चूने का निर्माण। अरे बिना बुझे चूना तो खुद ही है बना हुआ, अभिक्रिया तो आगे चल रही है, मूर्खो रट्टा मार रखा है बस। चलो एक दो एग्जांपल और लिख लो हाँ मर रहे हैं बस, कुछ भी बोल दो भले, थोड़ा ध्यान दे लो रे, ध्यान दे लो, पढ़ लो। इधर देखो, मैंने बोला नमक का निर्माण, ये भी अभिक्रिया है। जल का निर्माण, ये भी अभिक्रिया है। अभी पीछे ईंधन टॉपिक पढ़ाया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, याद आ रही है? यहीं से बताना है फिर मुझे, आप भी बताओगे, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। विदुषियों में से
एथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? विदुषियां बोला है मैंने, ये विदुषी हो गए थे, विद्वान हो, विदुषी ए है, इनली भजन मंडली। बताओ एथेन गैस का सूत्र। एथेन, एथेन गैस का सूत्र बताओ। एथेन कौन श्रेणी है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन है कि फिर भाई बात मैं कहने ला रही हूं विदुषियां, हाँ जेंडर चेंज करवाना है वो है आजकल, कुलकुली लाग रही तो करवा लो। मैं जब बोल रहा हूं विदुषिया, विदुषिया शांत बैठे रहो। हाँ बताओ एथेन से एथेन गैस का निर्माण, पहले ये बताओ, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि एथेन कौन सी श्रेणी है? एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्केन। एल्केन पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है? पहली का सूत्र क्या था? ज्यादा ही शौक है कुछ ना, मैं थोड़ा नाम ही रमावती रख दूंगा। मैं बोल रहा हूं प्राणियों, इनको पूछ रहा हूं। विदुषियां 3 बार बोल दिया, फिर बीच में क्यों गोचे कर रहे हो? ज्यादा शौक है पूछ लूंगा, अभी मैं खड़ा करके पूछ लूंगा, फिर बता देना, ठीक है? यही यही शांत रहो। कौन सा फॉर्मूला था इसका? CH4 क्या है? अच्छे से पढ़ाया था। एल्केन गैस का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। ये भी नहीं याद है किसी को कि सूत्र भूल गए तो कोई बात नहीं। एथेन पूछा है, एथ का मतलब कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4। मेथ एथ, कार्बन कितने होंगे? 2। लास्ट में आ रहा है एन, एन का मतलब एल्केन। एल्केन जहां पे आए एन नाम आए, बंध कौन सा होता है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध? एकल बंध। कार्बन की सांद्रता कितनी होती है? प्रत्येक कार्बन को 4 बंधन है। अच्छे से पढ़ाया था। इसका मतलब घर पे जाके नहीं पढ़ा। ये लो क्या बनी? C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बन गई एथेन। घर पे जाके जब तक अध्ययन नहीं करोगे ना, तब तक पढ़े हुए का मूल्यांकन नहीं होगा। इधर देखो, ये जो भी उदाहरण चल रहे हैं, 5वां 6वां जो भी है, नंबर डालना, मैं सीधा स्टार डाल देता हूं। नमक का निर्माण, नमक का मतलब क्या होता है? NaCl। किससे मिलकर बना होगा? सोडियम और क्लोरीन से, है ना? सोडियम क्लोरीन गैस के रूप में तो 2 लगाएंगे, है ना? सोडियम धातु सीधा छोड़ दो, संतुलित करना है। यहां क्लोरीन 2 है, यहां भी 2 कर दो, सोडियम भी 2, क्लोरीन 2, यहां 2 लगा दो, हो गई बराबर। बस जल का निर्माण करना है, किससे मिलकर बनेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जुड़कर क्या बनता है? पानी। संतुलित करना है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, बराबर है। फर्क कितना है? यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1 है। यहां पे 2 है, यहां पे कितनी है? यहां भी 2 करो, ऑक्सीजन तो 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 पर हाइड्रोजन 2 2 4 हो गई। इधर भी 4 कर दो, 2 2 4 बराबर। हाइड्रोजन 4, 2 2 4, 2 2 4, ऑक्सीजन 2, ये रही 2। अब एथीन का सूत्र क्या है? अब बताओ एथीन का फॉर्मूला C2H4। अब देखो एथीन से एथेन कब बनेगी? एथेन होती है C2H6। ये एथीन है, सिखाई थी कैसे? एथीन फॉर्मूला याद करो, बोला था +2 लगेगा तो एल्केन, हटा दो एल्कीन, -2 लगा दो एल्काइन। ये एथीन है, कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन है। एथ का मतलब कार्बन कितने? 2, 2 गुना कर दो हाइड्रोजन 4। ये एथेन, ये एथेन। एथीन से एथेन कैसे बनी? हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन कितने? यहां कितने? हाइड्रोजन कितने? यहां कितने? इसका मतलब एथीन में 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तभी एथीन बनी होगी। तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण से एथेन प्राप्त होती है। कौन सी विक्रिया? संयोजन। 2 जुड़े 1 नया बना, 2 जुड़े 1 नया बना, 2 जुड़े 1 नया बना। उदाहरण तो और भी बहुत है, पर अब मैंने 8-10 करवा दिए तो अच्छे संयोजन समझ में आ गया होगा। संयोजन का मतलब क्या है? 2 या 2 से ज्यादा जुड़े तो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन होगी। संयोजन अभिक्रिया खत्म। इसके अंदर उष्मा शेपी और उष्मा शोषी। मैं बोलूं लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया?
पहली बात तो रासायनिक है। रासायनिक में कौन सी है? संयोजन है। रासायनिक में कौन सी है? संयोजन। संयोजन में कौन सी है? उष्मा शोषी की उष्मा सेपी। लकड़ी जल रही है तो आग अंदर जा रही है कि बाहर आ रही है? उष्मा सेपी। बुझा हुआ चूना है, उष्मा बाहर आ रही है, उष्मा सेपी। समझ गए? तो डिपेंड करता, ऑप्शन डाला गया। जैसे मैंने बोल दिया लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है, अब मैंने ऑप्शन बोला विस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब उत्तर है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने बोला लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब उत्तर संयोजन है। मैंने बोला लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले लकड़ी का जलना रासायनिक है। रासायनिक में संयोजन है, संयोजन में ऑक्सीकरण है, या फिर सॉरी संयोजन में उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, इतना ही है। आगे पढ़ेंगे नई वाली अभिक्रिया, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद।